भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने शरद ऋतु के बारे में जाना था कि शरद ऋतु में क्या हमारा आहार विहार होना चाहिए। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को जानेंगे और ये विषय बहुत मतलब जरूरी है जानना हम सभी के लिए। जी जी। कोई भी बुरी आदत हो कैसे छोड़ी जाए। कोई लंबे समय से बीपी की गोली ले रहा है कैसे छोड़े। कोई दारू पी रहा है, कोई शराबी है, शराब को कैसे छोड़े। कोई सिगरेट पी रहा है उसको कैसे छोड़े। कोई चाय का आदी है उसको कैसे छोड़े। कोई दही रोज रोज खा रहा है उसको कैसे छोड़े। आप वैसे देखने में ये तो बुरी है, हानिकारक है उसके लिए, लेकिन अब उसके शरीर को अभ्यस्त हो चुका है वो चीज। बेशक वो हानिकारक है लेकिन वो उसके अनुकूल आ गया है। वो हानि करेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि आपने उसको बोल दिया शराबी को कि कल से आप शराब बंद, तो बहुत तरह के रोग हो जाएंगे, अनेकों अनेकों रोग हो जाएंगे। ये बात जानना बहुत जरूरी है। और मैंने ऐसे शुरुआत के दौर में कोई शराबी, कोई सिगरेट पीने वाला, कोई इस तरीके की चीज मैंने करवाया था देख के, लेकिन देखा कि कई सारे साइड इफेक्ट होने लगे। वो तुरंत नहीं बंद करवाना होता है। प्रहलाद जी, जी। आपके भाई को कुछ मतलब परहेज बताया गया था, कुछ जो मतलब आ, चारपाई थी। याद आया कुछ। जी नहीं किया था उन्होंने। और वो कितने साइड इफेक्ट आ गए थे जी बंद करने से। बिल्कुल। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर कोई चाय का आदी है और उसको बहुत मतलब बहुत शौकीन है चाय का, और आप बोल दो कल से बंद कर दो, और जबरदस्ती बंद भी करेगा ना, तो कई सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। और कॉम्प्लिकेशन कैसा आता है प्रहलाद जी अच्छे से जानते होंगे। उनके जी भाई को किस तरीके से कॉम्प्लिकेशन आया था। अनेकों अनेकों रोग हो सकते हैं, समझे कि नहीं। यहाँ तक कि जी हॉस्पिटल में एडमिट तक करवाना पड़ सकता है अगर वो ज्यादा शौकीन है वो चीज का। मतलब कोई भी ऐसी आदत जो हानिकारक है और आपने बंद करवा दिया उसको, मतलब कोई भी ऐसी आदत जो उसको लग गई है, जी मतलब उसकी आदत में आ गई है और उसको बंद करवा देंगे, तो हॉस्पिटल तक उनको जाना पड़ सकता है। इतनी भयानक स्थिति आ सकती है, समझे कि नहीं। जी इसलिए किसी भी चीज को, चाहे वो बेशक बुरी हो, उसे हमें क्रमशः त्याग करना चाहिए। तो वो आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब तक हम लोगों ने जो 6 ऋतुओं के बारे में जाना उसका थोड़ा ब्रीफ हम लोग संक्षिप्त में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आगे श्लोक है, इसको देख लेते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। संक्षिप्त ऋतुचर्या, ऋतु की संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। तो प्रहलाद जी। शीर्षे वर्षासु चाद्रान् स्त्रीन् वसन्त्यन्त्यात् रसान् भजेत् स्वादुं निगाधे हृदि स्वादुत्थिक्त कषायकान् श्रद्धुद् सन्तयो रूक्षं शीतं घर्म घनान्तयोः अन्नपानं समासीन् विपरीतम् ओन्यदत। हम्म। तो इस मौसम में अब संक्षेप में बताया जा रहा है, शीतकाल यानी हेमंत और शिशिर में, और वर्षा ऋतु के आरंभ में, वर्षा ऋतु के आरंभ में मधुर अमल लवण रसों का सेवन करें। तो हेमंत और शिशिर में मधुर अमल लवण रस की मात्रा अधिक होगी। और तो उसका कारण ये है कि उस समय अग्नि जठराग्नि तेज होती है, तो उस समय गरिष्ठ चीजें भी खाई जाएंगी, मधुर वृक्ष कारक तो पचेंगी। वर्षा ऋतु में मधुर अमल लवण का सेवन करने का कारण ये है कि वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु के आरंभ में, मतलब वर्षा ऋतु में आरंभ के, सॉरी, वर्षा ऋतु में आपको मधुर अमल लवण इन 3 रसों का सेवन करना है, लेकिन मात्रा कम होगी। इसकी कारण क्या है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, और वात की शांति किससे होती है, मधुर अमन और लवण, ये 3 रस वात को शमन करते हैं। इस करके वर्षा ऋतु में यहाँ पर बात है। लेकिन हेमंत शिशिर में मधुर अमन लवण का प्रयोजन क्या है, क्योंकि वहां पर हमें अ, अग्नि जो है जठराग्नि तेज रहती है, तीव्र रहती है, तो उस समय गरिष्ठ गरिष्ठ चीजें भी खाई जाएंगी, मधुर अमन लवण स्वाद पच जाएगी। लेकिन वर्षा ऋतु में अल्प मात्रा में ली जाएंगी, मात्रा कम रहेगी। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। और
बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। तो कफ के प्रकोप कौन से 3 रस करते हैं? कटु तिक्त कसाय। तो कटु तिक्त कसाय रस ये विशेषतर यूज करना होगा। जी। ग्रीष्म ऋतु में शरीर की धातुएं वगैरह क्षीण होती है ना, और शरीर शुष्क रहता है, तो उस समय शरीर को तर्पण करने के लिए मधुर रस सबसे अच्छा है। दूध है, गाय का घी है, नारियल पानी है ना, तरबूज है, ये सब क्या करेगा? मधुर रस है, ये तर्पण करेगा। लघु हो, मधुर रस तो हो प्लस साथ में लघु हो, सुपाच्य हो, समझे कि नहीं, जो पच जाए। और अगर हम दूध भी पी रहे हैं तो कम मात्रा में पिएंगे, भैंस का दूध भी पी रहे हैं तो कम मात्रा में पिएंगे, जिससे पच भी जाए और हमारे शरीर का तर्पण भी हो जाए मधुर रस के कारण, समझे। शरद ऋतु में क्या होता है? पित्त का प्रकोप होता है। तो शरद ऋतु पित्त का प्रकोप है, तो पित्त को शांत करने वाले कौन से 3 रस है प्रहलाद जी, मनोज जी? मधुर मधुर तिक्त कषाय। मधुर। मधुर, तिक्त और कसाय, ये 3 रस पित्त को समन करेंगे, इसलिए शरद ऋतु में मधुर, तिक्त, कसाय रस की प्रधानता होगी। और शरद और बसंत ऋतु में रुक्ष अन्न लेना है, जैसे ये आपको ध्यान रखना है। और ग्रीष्म और शरद ऋतु में आ, शीत गुण प्रधान अन्न पान का सेवन करना, जिसमें शीतलता हो। गर्मी के मौसम में हम लोग देखते हैं खीरा, ककड़ी, तरबूज, सत्तू पानी में घोल करके ये सब हम लेते हैं, है ना, ये शीतलता लाती है। शरद ऋतु में भी शरद पूर्णिमा में खीर खाई जाती है, दूध पिया जाता है, घी वगैरह ये सब शीतल होती है, ठीक है। अब हेमंत, शिशिर, वर्षा में आपको स्निग्ध चीजें और उष्ण चीजें खाई जाती है। वर्षा में पकोड़े वगैरह ली जाती हैं, स्निग्ध भी, और गर्मा गर्म पकोड़े खाए जाते हैं कि ठंडे प्रहलाद जी? गर्मा गर्म। गर्मा गर्म। गर्मा गर्म, स्निग्ध और उष्ण युक्त होती है। और हेमंत और शिशिर में भी आप देखेंगे बहुत सारे पकवान बनते हैं, है ना, तरह तरह के, और बहुत सारी चीजें गरिष्ठ गरिष्ठ चीजें खाई जाती है, स्निग्ध होती है और उष्ण भी होती है। तो अब ये अ, हम लोगों ने ये संक्षिप्त में ये जान लिया है, ठीक है जी। अब लास्ट एक श्लोक है, उसको देख लेते हैं, फिर हम मूल बात पे आएंगे जो हमने शुरू में बात की थी, कोई भी नशा वगैरह छोड़ने वाला। जी आगे पढ़िए। नित्यम सर्वसा भाष्य स्वे स्वाधिक्य अमृताव्रतो। जी, सब मौसम में सब रसों का अभ्यास करना है हमें। यहाँ पर अगर बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस का यूज करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कोई रस नहीं लेना है, केवल मधुर मधुर ही चलेगा, नहीं। सब ऋतुओं में सब रसों का अभ्यास करना है, लेकिन सब ऋतु में रोज 6 रस का सेवन करना है। लेकिन जिस ऋतु में जिन जिन रसों का सेवन का विशेष निर्देश दिया है, उस ऋतु में उस रस का अधिक सेवन करना चाहिए, क्योंकि बॉडी को 6 रस चाहिए ना। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस का है, तो मधुर रस का विशेष यूज करना है, और बाकी अन्य रसों का अल्प मात्रा में प्रयोग करना है, लेकिन वो भी करना है, क्योंकि बॉडी को 6 रस चाहिए, तभी हमारा शरीर में वात पित्त कफ बैलेंस हो पाएगा, समझे कि नहीं। लेकिन जिस जिस ऋतु में जिस रस को विशेष तौर पर बोला गया है जोर देकर कि ये चीज लेना चाहिए, तो उसको अधिक लेना है बाकी रसों के मुकाबले, बस इतना ये बात है प्रधानता से, ठीक है। जी। चलिए आगे पढ़िए। ऋत्वोर अंत्यादि सप्ताह व्रतु संधिरिति स्मृतः तत्र पूर्वो विदिश्य त्याज्य सेवनीयोपक्रह क्रमात् आत्मशजा ही रोगाशु सहसा त्यागशीलनाथ इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सोनु श्रीमद् भागवत भागवत विरचितायाम अष्टांग हृदय संहिताम प्रथम सूत्र स्थाने ऋतुचर्या नाम तृतीयोध्याय। ऋतु का अंतिम सप्ताह और अग्रिम ऋतु का प्रथम सप्ताह, इनको ऋतु संधि बोलते हैं। जैसे कोई भी ऋतु 2 ऋतु है, तो अगला अगला मौसम आने वाला, अगला ऋतु आने वाला है, तो इस ऋतु का 7वां दिन, मतलब प्रथम 7 दिन, और अगले ऋतु जो शुरू हो गई वो 7 दिन, तो कुल मिलाकर के 14 दिन हो गया, तो इनको हम ऋतु संधि के नाम से बोलते हैं। यानी 2 ऋतु के जोड़ को ऋतु संधि बोलते हैं। यानी अगर मान लीजिए ग्रीष्म के बाद कौन सी ऋतु आती है प्रहलाद जी? वर्षा। वर्षा। ग्रीष्म के बाद वर्षा वर्षा के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु। शरद ऋतु। शरद। तो मान लीजिए अब मुझे ऋतु संधि लाना है वर्षा और शरद में, तो क्या होगा? वर्षा का वर्षा ऋतु के समाप्ति जब हो रहा है, तो वर्षा ऋतु के समाप्ति का लास्ट 7 दिन और शरद ऋतु की शुरुआत का प्रथम 7 दिन, इन दोनों के जोड़ को
इन दोनों को मिला करके, यानी प्रथम ऋतु का, वर्षा ऋतु का प्रथम, वर्षा ऋतु जब समाप्त हो रहा है तो लास्ट के 7 दिन समाप्ति के, और जब शरद ऋतु चालू होगा तो उसके शुरुआत के 7 दिन, इन दोनों को मिला देंगे तो ये ऋतु संधि बनता है, क्योंकि यहाँ पर दो ऋतु का मेल हो रही है, दो ऋतु के जोड़ को ऋतु संधि कहते हैं, समझे। जी। तो यहाँ पर हमें जो मान लीजिए वर्षा ऋतु का हमारा आहार विहार है, खान पान है, तो वर्षा ऋतु का खान पान, अब जब हम शरद ऋतु में जाएंगे तो शरद ऋतु का खान पान तो अलग हो जाएगा, जो दिनचर्या बताई है। तो यहाँ पर ये बागवत जी ये कहना चाह रहे हैं कि ये आप जो है जब वर्षा ऋतु से शरद ऋतु में जा रहे हो तो आप शरद ऋतु में आकर के पूरा इकट्ठी चेंज मत हो। आप वर्षा ऋतु जब समाप्ति को है तो वर्षा ऋतु के समाप्ति के 7 दिन जब रह गए हैं पूरा, तो उन 7 दिन से ही क्रमशः आप शरद ऋतु का दिनचर्या धीरे धीरे फॉलो करना चालू करो। और शरद ऋतु में भी जब शुरुआत हो रहा है तो शुरुआत के 7 दिनों तक भी आपको धीरे धीरे करके वहां शरद ऋतु का पूरा फॉलो करना है। नहीं तो आपने क्या किया, वर्षा ऋतु पूरा खत्म होने दिया और खत्म होने के बाद आप सारा जो विधि है, सारा जो अपना लाइफ स्टाइल है, सब शरद ऋतु के अकॉर्डिंग आपने कर लिया, तो अचानक से आपने परिवर्तन किया। तो अचानक से जब परिवर्तन आप करेंगे तो आपको अनेकों प्रकार के रोग हो सकते हैं। और कई अनुभव में भी देखा गया है कि अचानक से जब आप कोई भी चीज छोड़ते हैं, कोई बुरी चीज है, कोई गलत खान पान भी क्यों ना हो, अचानक से यदि आप छुड़वाते हैं तो हानि बहुत सारी उठानी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कैसे छोड़े, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो मैंने फोटो भेजा है, आप देख लीजिए। दो तरह का यहाँ पर चीजें मिलती है, एक 7 दिन में छोड़ने की लिए बोला गया है और एक 15 दिन में छोड़ने को बोला। लेकिन यहाँ पर हम ऋतु के हिसाब से अगर देखेंगे, अगर हमें शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, अगर हमें मान लीजिए वर्षा ऋतु समाप्ति होने को है और प्रथम वर्षा ऋतु के समाप्ति के लास्ट 7 दिन और शरद ऋतु के शुरुआत के प्रथम 7 दिन, इन दोनों के बीच में हमें वो प्लानिंग करनी पड़ेगी अगले ऋतु का, कि अगले ऋतु में हमारा किस तरीके का वो, समझे, लेकिन क्रम से छोड़ना है। तो अब हम कोष्टक में देखिए, इसमें मैंने फोटो भेजा है। जी। इसमें देखिए क्या लिखा है, पहले दिन जो है 3 भाग अपथ थे, 1 भाग पथ थे। दूसरे दिन 4 भाग अपथ थे। तो इसको मैं सिंपल वे में, सरल वे में बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए वर्षा ऋतु का मेरा सारा खान पान चल रहा है, अब वर्षा ऋतु के समाप्ति होने में 7 दिन रह गया है, तो मैं आज से ही शरद ऋतु की जो खान पान है वो धीरे धीरे करके लाना चालू करूंगा। और शरद ऋतु के शुरुआत के 7 दिन तक मैं 7वें दिन में जाकर के मैं शरद ऋतु की पूरा लाइफ स्टाइल फॉलो करना चालू कर दूंगा। मतलब ये मान के इस तरीके से आपको समझना है। तो उदाहरण के तौर पर जो वर्षा ऋतु का जो आहार है वो क्रम से छोड़ना है। क्रम से कैसे छोड़ना है वो मैंने बता दिया है। इसमें जैसे 3 भाग लेना है आपको, 3 भाग लेना है आपको वर्षा ऋतु का, वो क्या बोलते हैं, वर्षा ऋतु का आहार, और 1 भाग लेना है शरद ऋतु का आहार। ठीक है, फिर दूसरा दिन आपको वर्षा ऋतु का जो खान पान है वो करना है। तीसरा दिन आपको क्या करना है, एक टाइम आप ये क्या बोलते हैं आप, एक टाइम आप वर्षा ऋतु का ले लीजिए और एक टाइम आप शरद ऋतु का आहार ले लीजिए। चौथा दिन आप जो है इसी तरीके से करिए, आधा भाग वर्षा ऋतु का और आधा भाग शरद ऋतु का। 5वां दिन फिर 3 भाग वर्षा ऋतु का और 1 भाग शरद ऋतु का। 6वां दिन 1 भाग वर्षा ऋतु का और 3 भाग शरद ऋतु का। फिर 7वां दिन 1 भाग वर्षा ऋतु का और 3 भाग शरद ऋतु का। फिर 8वां दिन 1 भाग वर्षा ऋतु का और 3 भाग शरद ऋतु का। फिर 9वां दिन 2 भाग शरद ऋतु का और 2 भाग वर्षा ऋतु का। फिर 10वां से लेकर के 13वां दिन तक आपको
शरद ऋतु की खान पान रखनी है, ठीक है, शरद ऋतु का। फिर चौदवा चौदवा दिन एक भाग वर्षा ऋतु का, 3 भाग शरद ऋतु का। और 15वां दिन आपको शरद ऋतु का पूरा खान पान करना है, ठीक है। अरे वैद्य जी, ये अपथ्य क्यों लिखा है जब मतलब। अपथ्य अपथ्य इसलिए लिखे है कि इस चीज को अभी हमें त्यागना है, तो वो चीज तो अपथ्य होगी ना। जैसे भाई ऋतु वर्षा ऋतु से शरद ऋतु में जा रहे हैं, तो वर्षा ऋतु को तो हमें छोड़ना है, इसलिए वो अपथ्य होता जा रहा है। ओके ओके, ठीक। मेरे कहने का मतलब है शरद ऋतु का मैं कितने दिन पे आऊंगा, पूरा पूरा लाइफ स्टाइल, अगर मान लो 1 तारीख से शरद ऋतु चालू हो रही है तो 15वें दिन पे पंद्रह जी। पंद्रह दिन 15वें 15वें दिन। दिन। 7 तारीख से ना। नहीं, सात। 15 तारीख। नहीं नहीं, 7 तारीख से, क्योंकि वर्षा ऋतु की समाप्ति के लास्ट 7 दिन से ही वो शरद ऋतु का वो पथ्य पालन करना प्रारंभ ओ करना अच्छा, है। आप ठीक है ठीक है, हाँ तो जी। वर्षा ऋतु का लास्ट 7 दिन और शरद ऋतु का प्रथम 7 दिन, ये दोनों को, ठीक है दोनों जी। में ही हमें दोनों से ही मतलब वो चीज करनी पड़ेगी, समझे कि नहीं। वर्षा मतलब ऋतु के लास्ट 7 दिन से ही हमें वो ये क्रमशः त्याग करना पड़ेगा आहार विहार का, समझे। वर्षा ऋतु का, वर्षा ऋतु का त्याग हमें, वर्षा ऋतु का जो आहार विहार का त्याग है, हमें वर्षा ऋतु के लास्ट जब समाप्ति के 7 दिन पहले से ही हमें वो शुरू कर देना होगा। और वो जा करके शरद ऋतु के 7 दिन, 7वें दिन में जा करके शरद ऋतु की पूरी लाइफ स्टाइल फॉलो चालू हो जाएगी। और इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आप बहुत मतलब क्या बोलते हैं, कोई बीमार मतलब अचानक कोई अगर चेंजिंग भी नहीं होती और लंबे समय तक गुण भी स्थिर रहता है और बीमारी भी नहीं होती, बहुत सारे आप बच जाते हैं बीमारियों से, ठीक है ना। जी जी। तो इन बात का हमें ध्यान रखना है। लोग, कई सारे लोग कहेंगे कि वैद्य जी वर्षा ऋतु, आपने बोला वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का ये फॉलो करना है, मैं अचानक से फॉलो किया, मुझे ये बीमारी आ गई। लेकिन बीमारी आ गई, हमें ये भी तो बात बताई थी, ये चीजें हैं, इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तभी तो बीमारी आएगी ना। इन बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, समझे। जी। हम्म। अब वैसे इसको एक विस्तार से करना जी, ये चीजें क्लियर हुई आप लोगों को। जी। जी जी। जी। चलिए, अब इसका एक और मिलता है, एक 7 दिन का भी मिलता है, लेकिन ये 7 दिन उनमें है जो लोग बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं। 7 दिन में भी छोड़ सकते हैं और 15 दिन में भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो देखी जाती है कितनी प्रवणता है उस चीज को, कितना व्यसनी है, कितना आदी है उन चीजों में। तो दोनों तरह के आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ऋतु ऋतु संधि वाला 15 दिन का कर लीजिए, और कोई बुरी आदत को छोड़ना हो तो 7 दिन का कर लीजिए। तो मान लीजिए कौन सी मतलब कोई बुरी आदत छोड़ना हो तो इसी क्रम से छोड़ा। कोई टैबलेट, कोई लंबे समय से बीपी की गोली खा रहा हो, शुगर की गोली खा रहा हो, आप एक बैग बंद मत करवाइए, इसी क्रम से बंद करवाइए, समझे। कम दिनों का है तो 7 दिन में करवा दीजिए, बहुत अधिक सालों से है तो 15 दिन करवाइए, फिर गैप दे करके फिर 15 दिन करवाइए। मतलब इस क्रम से करवाएंगे ना तो आपको रोगी को हानि नहीं होगी, क्योंकि अब वो अनुकूल हो चुका है बॉडी के, इंसुलिन है या कोई भी चीज है। तो ऐसे नहीं आप बंद करवा सकते। हम्म बोलते हैं ना कि आज से ही बंद कर दो, सब बंद, झटका लगता है, हम्म। समझे। तो ऐसे ही कोई भी सिगरेट का नशा हो, कोई भी चाय का नशा हो। अब मान लीजिए कोई दही खा रहा है, तो दही से होने वाले जितनी भी साइड इफेक्ट है उनको मूंग दाल दूर करता है। तो दही, मान लीजिए कोई 1 कटोरी खा रहा है, तो ऐसे ही आप 1 कटोरी के 4 हिस्से करके और उसको छुड़वा सकते हैं। कोई कोई चाय पी रहा है, तो मान लीजिए कोई 1 कप चाय पी रहा है, तो एक कप के 4 हिस्से करके आप इस तरीके से छुड़वाइए, इधर से छुड़वाइए और इधर से फिर दूसरा चाय जो लाभकारी है वो चाय का आप ऑप्शन तौर पर आप उसका इस्तेमाल करवाइए। आप सुन पा रहे हैं। इस तरीके से यदि आप छोड़ते हैं तो वो छूटना छूटना माना जाता है। नहीं तो क्या होता है, बहुत एक तो हानिकारक भी होता है, जल्दी छोड़ नहीं पाता वो। अच्छा, इसके लाभ क्या हैं। अगर हम इस तरीके से छोड़ते हैं तो इसका कुछ तो लाभ होना चाहिए ना। जी। तो इसका लाभ आप ये मैंने भेजा है, पढ़िए तो। पूर्वोक्त प्रकार से पादांशिक क्रम द्वारा नष्ट हुए दोष पुनः प्रादुर्भूत नहीं होते हैं और पादांशिक क्रम से शरीर में लाए गए गुण अ, अप्र, अप्रक्रम्य होते हैं। सुस्थिर होते हैं जी। तो ये जो, अगर हम इस तरीके से क्रम से यदि हम कोई दोष को हमने छोड़ा, कोई हमने गलत आदतों को इस तरीके से छोड़ी और अच्छी चीजें हमने लाया, तो वो हमारे शरीर में स्थिर रहेगा।
लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा, वो हमसे फिर छूटेगा नहीं जल्दी वो आदत, समझे, उसको हम जल्दी से हम स्थिर बना बना पाएंगे। इसलिए क्रमशः त्याग का महत्व है। और क्रमशः त्याग करने के कारण जो असाध्य जन्य जो रोग है, जो हानिकारक हो सकते, जो मतलब साइड इफेक्ट हो सकते हैं एक बैग छोड़ने के कारण से, जो बीमारियां हो सकती है, उससे हम बच जाएंगे, समझे। इसीलिए जी कभी भी कोई भी रोगी बैड हैबिट्स अगर ले रहा है, कोई ऐसी आदत है, हम लोग ये चीज, छोटी सी मिस्टेक्स इस पर ध्यान न देने के कारण बहुत सारे रोगी कई बार अच्छी चीजें कराने के बावजूद भी बुरी आदतों को एक बैग छुड़वाते हैं, और अच्छी चीजें करवाने के कारण अचानक से जब हम करते हैं तो बहुत सारे हानि, बहुत सारे मतलब उसको कष्ट दिखाई देता है उनके बॉडी में, समझे। इसीलिए कभी भी रोगी वगैरह है, कोई बुरी आदतें ले रहा है, कोई गलत खान पान कर रहा है, और वो लंबे समय से कर रहा है, और लंबे समय से वो खान पान कर रहा है, आहार विहार कर रहा है, रात में लेट नाइट लंबे समय तक जाग रहा है, और आप तुरंत ही एक बैग उसका बायोलॉजिकल शॉक क्लॉक उसका अगर आप इस तरीके से कर देंगे, तो हो सकता है उसमें वो कष्ट बहुत उसको सामना करना पड़े, समझे कि नहीं। जी इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना, ये ऋतु संधि में ही नहीं, ये हर जगह आप घटा सकते हैं, ठीक है। जी 7 दिन का मिल रहा है और 15 दिन का मिल रहा है, 2 विधान मिलता है, तो आप दोनों में यथा योग तरीके से उसके प्रचुरता और न्यूनता कितना क्या है, उस तरीके से आप इसमें घटा सकते हैं। 7 दिन में भी आप कर सकते हैं, 15 दिन में भी कर सकते हैं। चलिए, तो शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। जी। ओ